हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसन बा? बहुत बढ़िया। बहुत 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 ज्यादा बढ़िया। सर 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 सर, ये रहा अपना किताब। चले दोस्तों, जबरदस्त कहानी, जबरदस्त इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे थे। सर, हम पहुंच चुके थे चैप्टर नंबर 2 पर, जिसमें हमने शुरू किया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और पिछली क्लास में बहुत 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 अच्छे से तुम्हें मैंने क्या बताया था भाई? ये चीजें बताई थी। सही बच्चों ने कहा था सर मजा आ गया। सर आपने इतना बढ़िया बता दी ये बात कि हमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी है बात। ठीक है दोस्तों, तो बताओ दोस्तों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबको आवाज आ रही है? नोट्स दिख रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज आ रही है, नोट्स दिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। बोल नहीं रहे नालायक को। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अब मामला हम शुरू कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। सर, पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल हमने डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली थी। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली थी। अब आज की आगे कार्रवाई शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। चले दोस्तों, कैसन बा, क्या हाल चाल बा? सही बच्चे आ चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और आज की शानदार क्लास शुरू करेंगे केस स्टडीज के साथ और एग्जाम के सीयूईटी के एमसीक्यू के साथ। टारगेट, टारगेट दोस्तों, टारगेट हमेशा की तरह 100 में 100, शानदार शानदार 100 में 100 का। और इंडिया के टॉप कॉलेज का, इंडिया के टॉप कॉलेज का टारगेट हमारा बना रहेगा सर। सर, ठीक है। आज का मुद्दा आता है सर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पिछली बार हमने पढ़ ली थी, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ ली थी। अब आती है बात बहुत ही मजेदार। डिसिप्लिन की बात करेंगे सर, डिसिप्लिन की बात करेंगे। सर ये डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन इतना खतरनाक बात है कि बच्चे कई बार इसमें गलती कर बैठते हैं और गाना गाते हैं, दिल गलती कर बैठा, दिल गलती कर बैठा। मतलब सर 90% बच्चों को लगता है सर डिसिप्लिन का खाली मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। सही बात है, गलत नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। डिसिप्लिन का ये मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस और कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक केस स्टडी आई, यानी एक मैंने बहुत साल पहले एक मूवी देखी थी। आमिर खान की मूवी थी वो, है ना बाबू? आमिर खान की मूवी मैंने देखी बहुत साल पहले। उसमें बड़ा गजब का सीन था एक। उसमें दिखाया ये गया, उसमें दिखाया ये गया कि आमिर खान बहुत ही मुसीबत में होते हैं
और अपने एम्प्लॉय से कहते हैं कि मेरे पास शर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, लेकिन ऑर्डर पूरा करने के लिए मेरे पास लेबर नहीं है। ऑर्डर पूरा करने के लिए मेरे पास लेबर नहीं है। तो जितने भी उनके प्रेजेंट एम्प्लॉय होते हैं, प्रेजेंट एम्प्लॉय को आमिर खान एक प्रॉमिस करता है कि मैं तुम सभी से प्रॉमिस करता हूं, अगर तुम डबल शिफ्ट में काम करोगे, ओवर टाइम करोगे, तो ओवर टाइम के बदले मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। क्या दूंगा? ओवर टाइम के बदले मैं तुम्हें डबल 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 डना डन 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 डबल सैलरी दूंगा। पूरे के पूरे एम्प्लॉय ईमानदारी से काम करते हैं। एम्प्लॉय कंप्लीट द वर्क इन टाइम। अगला स्टेप, आमिर खान को पेमेंट देने की बारी आती है। आमिर खान डिड नॉट पे द डबल वेजेस या सैलरी। अब क्वेश्चन यह आता है, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वॉयलेटेड। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वॉयलेट किया गया बाबू? कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वॉयलेट किया गया? समझे क्वेश्चन? ये है तुम्हारा खतरनाक केस बेस एमसीक्यू, केस बेस क्वेश्चन। बताओ भाई। जस भाई, सेरिन भाई, हर्ष भाई, विधि दीदी, मनीष भैया। सर ये नहीं है इसका मतलब कि तुम पढ़ रहे हो इसलिए आंसर ये होगा, पर क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि डिसिप्लिन का खाली मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है ऑनर द कमिटमेंट। ऑनर द कमिटमेंट। डिसिप्लिन का मतलब होता है ऑनर द कमिटमेंट, ऑनर द कमिटमेंट। राइट? यानी सिंपल गाना गाना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। यानी सिंपल, जो वादा किया वो वादा निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अगर तुमने अपने वादे को नहीं निभाया तो आंसर बनेगा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। उम्मीद है सारे बच्चों ने साथ साथ अपनी कॉपी में, ऑनलाइन बच्चों ने, प्यारे प्यारे मेरे बच्चों ने ऑनलाइन वाले सब साथ साथ नोट कर लिया होगा। डिसिप्लिन मीन रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड डिसिप्लिन ऑल्सो मीन्स committed your honor. Discipline also means committed your honor. सर अगला मुद्दा आता है सर, यूनिटी ऑफ कमांड। उरी दादा ये क्या हो गया सर? हाँ बाबू, यूनिटी ऑफ कमांड। अच्छा, इसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे ये तो बता दो। डिसिप्लिन के पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे? अगर डिसिप्लिन का प्रिंसिपल फॉलो किया तो उसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट होगा? सर पहला, गुड रिलेशन होंगे। गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। दूसरा, अपने एम्प्लॉय की लॉयल्टी बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। लॉयल्टी एंड फेथ कि भाई आमिर खान कभी भी बेईमानी नहीं करते। नेगेटिव क्या है? अगर आमिर खान ने अपना वादा तोड़ा तो बैड रिलेशन होंगे। और अगर बैड रिलेशन हुए तो कंपनी की गुडविल भी क्या होगी? गुडविल भी कंपनी की डाउन जाएगी।
तो ये इसका बहुत ही बुरा असर होगा, बहुत ही बुरा असर होगा। ठीक है, डिसिप्लिन तोड़ने पर यानी कि जेल और पुलिस तक की भी कार्रवाई हो सकती है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें जुडिशियल पेनल्टी आ जाती है। ये हो जाएगा सर। अगला सर, अगला आता है बाबू यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बहुत सिंपल सी बात है कि सर हमारा होना चाहिए बस एक बॉस। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब देयर शुड बी ओनली एंड ओनली वन बॉस, एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही बॉस। ठीक है, क्या होना चाहिए भैया? एक बॉस होना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए। यानी अगर एक से ज्यादा बॉसेस हुए, एक से ज्यादा बॉसेस हुए तो उससे कंपनी के एम्प्लॉय के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि भाई किसकी सुनी हुए भैया, अरे बाबू किसकी सुनी। तो सर क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, है ना? तो देखो एग्जाम की केस स्टडी कैसे आएगी। सभी बच्चे क्या करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले साथ साथ लिखते जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, केस स्टडी कैसे आएगी? सेल्समैन asked to give 10% discount by sales manager, but salesman is asked to give 5% discount by finance manager। एक कह रहा है 10% दे, एक कह रहा है 5% दे। विच प्रिंसिपल इज लैकिंग, विच प्रिंसिपल इज लैकिंग? तो भाई यहां उसके दो बॉस हो गए। एक बॉस कह रहा है भाई सेल्स मैनेजर, एक बॉस कह रहा है भाई फाइनेंस मैनेजर। तो यहां दो बॉस हो गए। आप आंसर लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड लैकिंग, है ना? यूनिटी ऑफ कमांड लैकिंग। जल्दी नोट करो सर। अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करूंगा तो उसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे? यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं करूंगा तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे? सर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो किया तो नो कंफ्यूजन, अगर फॉलो किया तो गुड परफॉर्मेंस। यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं किया, क्रिएट कंफ्यूजन। यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं किया, डिले इन वर्क, डिले इन वर्क, डिले इन वर्क। जल्दी बोलो भाई, नोट कर लिया? बोलो नारायण को, नोट कर लिया? यस सर। तो सभी बच्चों ने बोल दिया सर नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि हटा रहा हूं क्योंकि दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है सर। अब अगला आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पहले इसका चीट कोड समझो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मुझे बस एक ऐसी कंपनी बता दो जो दो प्रोडक्ट बनाती हो। एक ऐसी कंपनी जो दो प्रोडक्ट बनाती हो, बड़े बड़े अलग अलग। क्रिएट कंफ्यूजन और दूसरा डिले वर्क। बताओ भाई, एक ऐसी कंपनी जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हो। ठीक है, चलो ऐसी मैं तुम्हें बताता हूं। एक कंपनी है, मान लो होंडा।
होंडा बना रही है स्कूटी और होंडा बना रही है कार। अब तुम सभी प्यारे प्यारे बालक मुझे बताओ, अगर होंडा स्कूटी भी बनाती है और होंडा कार भी बनाती है, होंडा स्कूटी बनाती है, होंडा कार भी बनाती है, तो कार के लेबर क्या स्कूटी में काम कर लेगा और स्कूटी का लेबर क्या कार में काम कर लेगा? क्या कार का ऐड स्कूटी के ऐड की तरह काम आ जाएगा? या स्कूटी का ऐड व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, घूमते घूमते कार का ऐड कर दोगे तुम? कार का ऐड दिखाया जाता प्रीमियम, द होंडा सिटी कार, द वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटी, वर्ल्ड क्लास। अरे मतलब ऐड देखने में ऐसा लगता है यार क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ना? मजे आ गया। ठीक है, मान लो जैसे ये पुराना कोई ऐड देख लेते हैं। लो भाई, ठीक है, तो ऐड बना दे बिल्कुल प्रीमियम क्लास। तो ऐसा ऐड तुम समझ रहे हो? अब ऐसा ऐड बना जा रहा तगड़ा वाला। क्या स्कूटी का दिखाओगे ऐसे? नहीं, स्कूटी का दिखाओगे इकोनॉमिकल सा, सस्ती पड़ रही है, डिस्काउंट मिल रहा है, पेट्रोल का माइलेज ज्यादा है। इसका मतलब अगर एक कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है तो उसका एक प्रोडक्ट वन हेड और उसका एक प्लान, वन हेड वन प्लान होना चाहिए, वन हेड वन प्लान होना चाहिए। वन हेड मतलब वन प्रोडक्ट वन प्लान, वन प्रोडक्ट वन प्लान, ठीक है ना? और कॉमन डायरेक्शन होनी चाहिए उसी प्रोडक्ट के अंदर, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होने चाहिए। समझ गई बात? राइट। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? होंडा सिटी हैज टू प्रोडक्ट, इट हैज separate division for car and separate division for scooty. Each division has own plan, each division has own in charge, each division has own strategy. Identify the concept. ये होगा तुम्हारा भाई एग्जाम का खतरनाक क्वेश्चन। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? क्या लिख के आओगे? क्या लिख के आओगे बाबू? आप लिख के आओगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि पूरा यूनाइट होके एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ना है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सही बात, सही बच्चे कह रहे हैं, डायरेक्शन। अब इसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे? अगर मैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो करता हूं तो पॉजिटिव, और अगर मैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता,
दोनों स्कूटी कार को मिक्स करता हूं तो नुकसान क्या होगा? भाई स्कूटी कार मिक्स कर दोगे ना तो नुकसान वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, और नुकसान लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। किसी को पता ही नहीं होगा आज स्कूटी पेंट करनी है, कल कार पेंट करनी है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रहा, भाई तू कहां है, तू पेंटर कहां है। और अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो किया तो क्या होगा? अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड यूनिटी इन एक्शन, अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड यूनिटी इन एक्शन। जल्दी बोलो, नोट कर लिया सर? जल्दी बोलेंगे बालक? सर नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त नोट कर लिया। ठीक है जी सर। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या कहता है। पहले देखते प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन, क्योंकि मैं कई क्लास से तुम्हें, एक दो क्लास से ये समझा रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन क्या कहता है? है ना? प्रिंसिपल रेम्युनरेशन कहता है पे शुड बी फेयर एंड सेटिस्फाई टू बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट कैसी मिलनी चाहिए? फेयर होनी चाहिए। दुनिया का बेस्ट एग्जांपल लिखेंगे, सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ गूगल, हैविंग सैलरी 1800 करोड़ रुपए पर एनम। ये बताओ ये फेयर है, ज्यादा है या कम है? सर कम कहां है सर, बहुत ज्यादा है सर। ज्यादा भी आप बेइज्जती करो, अरे बहुत 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 ज्यादा है सर। अरे नहीं निकम्मो, ये है आपकी रेम्युनरेशन, बिल्कुल फेयर। फेयर रेम्युनरेशन है, फेयर रेम्युनरेशन है, फेयर रेम्युनरेशन है। सुंदर पिचाई को जो 1800 करोड़ रुपए मिलते हैं, ये उनकी फेयर रेम्युनरेशन है। कोई ज्यादा नहीं मिल रहे, बिल्कुल सही मिल रहे, इतना ही मिलना चाहिए। कैसे? रेम्युनरेशन शुड बी फेयर एज पर कैपेबिलिटी एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय। तो अगर कैपेबिलिटी और स्किल के हिसाब से पैसा मिल रहा है तो क्या कहलाया जाएगा? तो वो बाबू फेयर रेम्युनरेशन कहलाया जाएगा। अगर फेयर रेम्युनरेशन का मसला कंपनी फॉलो करती है या फॉलो नहीं करती तो क्या नुकसान होगा? मान लो भाई किसी एम्प्लॉय को लगता है मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए और कंपनी उसको फेयर रेम्युनरेशन नहीं देती, फॉलो नहीं करती, नुकसान क्या होगा? पहला नुकसान लिखेंगे लैक ऑफ मोटिवेशन। यार पैसे देते नहीं है, काम कराते रहते हैं। और बैड रिलेशन विद द मैनेजमेंट। पैसे देते नहीं, काम कराते रहते हैं, मैं नहीं करूंगा काम, मैं कल से नहीं आऊंगा, मूड खराब रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को सही सैलरी मिलती है, पहला फायदा हाई मोटिवेशन फॉर वर्क, कि भाई काम बढ़िया करेंगे, पैसा बढ़िया मिल रहा है, आगे और बढ़ेगा। गुड रिलेशन विद मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के साथ बहुत बढ़िया रिलेशन है भाई, मैनेजमेंट हमारी सुनता है और हमें बढ़िया तरीके से पैसे देता है, तो हमारे रिलेशन उनसे बहुत बढ़िया रहते हैं। पहले तो इतना कॉन्सेप्ट नोट कर लिया सारा, क्योंकि फिर मैं साइड में से डिलीट करूंगा और एक नया कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाऊंगा। नोट कर लिया? सही बच्चे कह रहे हैं सर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में देखो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो ना करें तो वेस्टेज क्या होगा? है ना? लेबर कितनी वेस्ट होगी,
किसी को कोई काम दे दिया, किसी को कोई काम दे दिया, राइट। रॉ मेटेरियल वेस्ट हो, कोई गाड़ी वाला स्कूटी का रॉ मेटेरियल उठा के ले गया, स्कूटी वाला गाड़ी का पेंट उठा के ले गया, तार गाड़ी में लगना था स्कूटी में डाल दिया। मैं क्या कर रहे हो भाई, ऐसे चल रहा है कि नहीं बात? यस सर। अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सर। अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले है ना, एक जबरदस्त चीज देखते हैं सर, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? सर सेंट्रलाइजेशन का मतलब है सारी की सारी पावर एट वन प्लेस, एट वन पर्सन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर टू टेक डिसीजन टिल लोअर लेवल। पहले तो मत लिखो, ठीक है। अगर सारी की सारी पावर वन पर्सन या टॉप मैनेजमेंट के पास होती है, डिसीजन पावर, तो सेंट्रलाइजेशन। और अगर डिसीजन पावर किसके पास होती है, लोअर लेवल के पास होती है, तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों में क्या करना चाहिए सर? कोई कंपनी कैसी अच्छी होती है? सेंट्रलाइज कंपनी अच्छी होती है, डिसेंट्रलाइज? बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल सही सरीन भाई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन टॉप मैनेजमेंट और डिसेंट्रलाइज में डाइल्यूशन ऑफ द पावर। बहुत बढ़िया बात कही। ये बताओ कौन सी कंपनी अच्छी होती है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज? कौन सी कंपनी ज्यादा बेहतर पाई जाएगी, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज? सर ना सेंट्रलाइज अच्छी होती ना डिसेंट्रलाइज, दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस। बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। यस सर। अब सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनता है इसका? अब देखो रियल लाइफ क्वेश्चन बताता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल। डील अमाउंट बाय रिलायंस विद फेसबुक इज 43,000 करोड़। ये डिसीजन किसने लिया होगा? दिस डिसीजन टेकन बाय अंबानी एंड मार्क जुगरबर्ग। इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज। बट हॉलीडेज डिसाइडेड इन पर्टिकुलर स्टेट, यानी गुजरात में कब हॉलीडे रखना है, यूपी में कब हॉलीडे रखना है, कब तक नाचोगे बारात में, कभी तो नाचो गुजरात में। गुजरात में कब हॉलीडे रखना है, यूपी में कब रखना है, महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरिया, महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन में हॉलीडे रखना है। ये डिसीजन एरिया हेड लेगा या स्टेट हेड लेगा? डिसीजन टेकन बाय एरिया हेड। तो ये जो एरिया हेड डिसीजन होगा, ये क्योंकि मुकेश अंबानी ने नहीं लिया, उस स्टेट के, उस राज्य के एक हेड ने लिया है, इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इस तरह के क्वेश्चन तो मैं एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। नोट कर लेंगे भैया, बाबू लोग मेरे नोट कर लेंगे। ठीक है सर, इससे फायदा नुकसान क्या होगा?
अगर मैं ये प्रिंसिपल फॉलो करता हूं सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का, और दोनों प्रिंसिपल का बीच में बैलेंस बना के रखता हूं, बैलेंस द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अगर मैं दोनों में बैलेंस बना के रखता हूं तो इससे फायदा नुकसान क्या होगा? तो भाई सबसे पहले देखते हैं, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस नहीं बना तो नुकसान क्या है? पहला नुकसान, अगर आपकी कंपनी 100% सेंट्रलाइज है तो बहुत ज्यादा स्लो डिसीजन होगा। अगर आपकी कंपनी 100% डिसेंट्रलाइज है तो बहुत ज्यादा पावर का मिसयूज होगा। 100% सेंट्रलाइज है तो स्लो चलेगी कंपनी, 100% डिसेंट्रलाइज है तो मिसयूज होगा। अगर मैं दोनों को बैलेंस रखता हूं तो क्या होगा? इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इंपॉर्टेंट डिसीजन टॉप लेगा, छोटे मोटे डिसीजन लो लेगा, इफेक्टिव डिसीजन। दूसरा फायदा क्या होगा? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी एरिया मैनेजर और दुकान के इंचार्ज के ऊपर। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज, ये उसका भाई क्या होगा? फायदा होगा। बोलो नोट कर लिया, हटा दूं? तो बच्चे बोलेंगे सर नोट कर लिया है, हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन 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 डन, सही बच्चे कह रहे हैं सर लिख लिया है, रिटन। अब सर इतनी बात हमने लिखी ली है, ये वाला कॉन्सेप्ट को हटाते हैं ताकि यहां पर साइड में नए कॉन्सेप्ट को लिख सके। अब उसके नीचे देख रहे हो बाबू लोग तुम, स्केलर चेन। स्केलर चेन में भाई, स्केलर चेन में हेनरी फ्योल ने बहुत ही ज्यादा दुख भरी बात बता दी। हेनरी फ्योल ने बोला अच्छा लगे या बुरा लगे आपको ये लाइन ही फॉलो करनी है, इसको तोड़ना नहीं है। यानी उन्होंने बोला डी कैन नॉट मीट बी एंड ए डायरेक्टली। हाँ ऐसे ही जी कैन नॉट मीट ई ए बी डायरेक्टली। यानी कि अगर एक को जी से बात करनी है तो या जी को ए से बात करनी है तो इंफॉर्मेशन जी पास करेगा एफ को, एफ पास करेगा ई को, और ई पास करेगा ए को। जब ये इंफॉर्मेशन पास होगी तभी सीधा जी और ए के बीच की कम्युनिकेशन किया जा सकता है, डायरेक्टली नहीं कर सकते आप। इसे बोलते हैं स्केलर चेन, स्केलर चेन, स्केलर चेन। बहुत ही दुख भरी बात, स्केलर चेन। क्या बात कर रहे हो? ठीक है ना। लेकिन एक दिन एक कंपनी में पड़ गई इमरजेंसी, और इमरजेंसी में बात करनी पड़ गई दो अलग अलग लोगों के बीच में जो एक दूसरे से डायरेक्ट लिंक नहीं करते। तो हेनरी फ्योल सर ने बोला कि मैं बनाऊंगा गैंग प्लैंक। पूरी तरह क्या बनाऊंगा? गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक कहता है जी बी से भी मिल सकता है, पूरी तरह। हाँ, डी ई से भी मिल सकता है, पूरी तरह। हाँ, यानी कि जी बी से मिल सकता है, डी ई से मिल सकता है, बिना चेन को फॉलो किए। उसे बोला विदाउट चेन फॉलो किए गैंग प्लैंक बना सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है किसी भी व्यक्ति से इन केस ऑफ इमरजेंसी। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी है तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जा सकता है किसी से भी। इन केस ऑफ इमरजेंसी there can be direct communication without follow scalar chain. There can be direct communication without follow scalar chain. There can be direct communication without follow बाबू, without follow
स्केलर चेन। सर अगर ये प्रिंसिपल फॉलो किया तो पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? अगर तुमने प्रिंसिपल फॉलो किया है तो पॉजिटिव होगा क्लियर लाइन, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी अथॉरिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको पता है। ए ने अथॉरिटी दी है, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सी ने अगर डी को अथॉरिटी दी है तो डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर लाइन। और बाबू यूनिटी ऑफ कमांड, वन बॉस भी तो फॉलो होगा। यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो। नुकसान क्या है, नुकसान क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट क्लियर। और दूसरा नुकसान, नो यूनिटी ऑफ कमांड, नो यूनिटी ऑफ कमांड, नो यूनिटी ऑफ कमांड। भाई बढ़िया तरीके से झटपट नोट कर लेंगे, मजा आ जाएगा सर। जल्दी बोलेंगे सही बच्चे? सब बढ़िया नोट कर लिया? सर आज एक आध क्वेश्चन हो जाए तो मन को तसल्ली हो जाएगी। सर कैसे क्वेश्चन पहचाने जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पहचाने जाते हैं? तो चलते हैं थोड़ी दूर, जा खट्टे नहीं अंगूर, वहां पे पहचानेंगे अपनी केस स्टडीज। हाँ ये रहा। तो जैसे एक क्वेश्चन तो मैं दिखाता हूं, सारे मेरे प्यारे प्यारे बालक नोट करते जाएंगे, बताते जाएंगे क्या होगा। जैसे ये, अब ये क्वेश्चन देखो बाबू, वोल्टेक है ना, कैसे पता लगेगा कौन सा प्रिंसिपल डिस्क्राइब किया गया है, कौन सा प्रिंसिपल डिस्क्राइब किया गया है? क्या कोई प्यारा प्यारा बालक बता सकता है? एक ही चीट कोड, खेत खत्म। अरे दादा जस भाई कैसे पता लगा, कहीं से चीट कोड क्या था? यही मैंने एग्जाम्पल लिखवाया तुम्हें। खतरनाक शब्द, ऑनर देयर कमिटमेंट। बहुत बढ़िया गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। यही चीट कोड है किसका? डिसिप्लिन। यही चीट कोड है। दिल जीत लिया बाबू लोग, दिल जीत लिया, दिल जीत लिए है ना? एक और करते हैं आज, धीरे धीरे क्वेश्चन कराऊंगा सारे, चिंता मत करो, मजा आ जाएगा तुम्हें। तुम खुद पहचान लिया करोगे। अरे सर ये टुच्ची बात थी। भाई 20 पे आते हैं। तगड़ा क्वेश्चन है, लंबी चौड़ी की स्टडी है, और साथ में ये बोला गया है लाइन कोट करके बताओ, लाइन कोट करके। प्रिंसिपल, बहुत बढ़िया। किस लाइन से पता लगा? इससे। और बताओ। नहीं भाई नहीं, डिसिप्लिन भी किस लाइन से पता लगा? ऑनर द कमिटमेंट। रिपीट। और बताओ।
नहीं नहीं, पहचान नहीं रहे तो अभी भी। नहीं पहचान रहे? अरे सेल्स पर्सन 10% डिस्काउंट देगा, सेल्स पर्सन 10% डिस्काउंट देगा, और फर्दर डिस्काउंट राधिका देगी। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। और बाकी काम राधिका करेगी, हो गया सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। अगला क्वेश्चन आया ये, कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ है? हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है, पर फिर भी मैं बताता हूं कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ है। राधिका क्या कर रही है? राधिका है बायस टुवर्ड फीमेल। तो राधिका फीमेल इंप्लॉय को ज्यादा फेवर करती है और मेल इंप्लॉय को कम फेवर करती है। तो इसमें भैया कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन होना मतलब होता है, डिस्क्रिमिनेशन होना मतलब होता है इक्विटी फॉलो नहीं करना, बराबरी वॉयलेट। पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में मिल गया तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये होगा सर इक्विटी वॉयलेट हो रही है, इक्विटी वॉयलेट हो रही है। बोलो भाई, जमते जमते बात। ठीक है सर, मजा आ गया। डिवीजन ऑफ वर्क पहचान लिया, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पहचान लिया, डिसिप्लिन पहचान लिया। ये लिखा हुआ, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। और प्रिंसिपल वॉयलेट किया राधिका ने? इक्विटी। इंप्लॉय को फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, और इक्विटी फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? डिससेटिस्फेक्शन होगा। 21। हाँ, वो क्वेश्चन करके पता लगता है। 21 तो बता दोगे? वो कह रहा है कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ? पहले बताओ कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ। सही बात, यूनिटी ऑफ कमांड। क्यों? प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है ओवर टाइम कर ले, फाइनेंस मैनेजर कह रहा है पागल हो रहा है, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो एक राजीव बेचारे के दो बॉस, तो यूनिटी ऑफ कमांड वॉयलेट। प्रोडक्शन मैनेजर भी कह रहा है, फाइनेंस मैनेजर भी कह रहा है। कब तक सुनेगा दोनों की? अगला सवाल आता है, कौन सा प्रिंसिपल राजवीर लगाना चाहता है? कौन सा प्रिंसिपल राजवीर लगाना चाहता है? दीदी, ओ जस भाई, नालायक, वो राजवीर ये कह रहा है देयर शुड बी टू सेपरेट डिवीजन। इसका मतलब राजवीर लगाना चाहता है क्या? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, की डायरेक्शन लगा दो, ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है ना? राइट। और दोनों में डिफरेंस जो तुमने इसमें और इसमें देखो,
ठीक है ना, कि भाई वन हेड वन प्लान, दो सेपरेट डिवीजन होने चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब इसका डिफरेंस यही याद कर लो, दोनों में डिफरेंस क्या है बाबू, यही याद कर लो। ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, वन हेड वन प्लान, प्रिवेंट डुअल सबऑर्डिनेशन, प्रिवेंट ओवरलैपिंग। ठीक है ना, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। ये तो याद हो जाता है, दो दो सबऑर्डिनेशन नहीं चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। इट अफेक्ट द एम्प्लॉय, इट अफेक्ट द होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्त, चलो तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में ठीक है आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आगे के प्रिंसिपल्स को खत्म कर देंगे, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो मेजर 14 प्रिंसिपल है फेल करके वो अगली क्लास में खत्म करेंगे विद चीट कोड्स और विद केस स्टडीज। चलो दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू। भाई वही 7-7-15 के बीच में शुरू हो जाएगी, घबराने का नहीं है ना, पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे जबरदस्त तरीके से। सात या 7-15 पे शुरू हो जाएगी, है ना। नहीं, ट्यूसडे 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 दोस्तों, अब इस महीने ट्यूसडे करेंगे, उसके बाद फिर अगले महीने से तीनों दिन कर दिएंगे। ठीक है, बाय बाय।